सब्सक्राइब करें ग्रेस इलस्ट्रेटिव व्यूज़ को और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। तो हम जनरल फार्माकोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपको तो पता है कि जो फार्माकोलॉजी के ऊपर हमने पहले से कुछ वीडियोस बनाई हुई है। तो फिर लास्ट वीडियो के अंदर जो हमने लिपनकॉर्ट की रिवीजन की थी जनरल फार्माकोलॉजी के ऊपर, तो आपने कहा था कि कैटसन को भी कवर करें। तो इस वीडियो के अंदर हम कैटसन को कवर करने वाले हैं, स्पेसिफिकली मिनी कैटसन को। तो आपको तो पता है कि जो फार्माकोलॉजी पढ़ने के लिए बिग कैटसन और मिनी कैटसन होती है, या तो आप बिग कैटसन को पढ़ लें या फिर मिनी कैटसन और लिपनकॉर्ट, उसके साथ साथ आप कैप्लॉन फार्माकोलॉजी का कॉम्बिनेशन बना लें। तो इस वीडियो के अंदर हम मिनी कैटसन को पढ़ने वाले हैं। इसके साथ साथ मिनी कैटसन के साथ साथ हम कुछ चीज़ें लिपनकॉर्ट से भी ले गए, क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ पर जो मिसिंग होगी उसको हम लिपनकॉर्ट से पिकअप कर लेंगे। ठीक हो गया। तो स्टार्ट करते हैं फार्माकोलॉजी को। तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि फार्माकोलॉजी होती क्या है। कि फार्माकोलॉजी एक ड्रग्स की स्टडी को बोलते हैं। ड्रग्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? फार्माकोलॉजी। और फार्माकोलॉजी की मजीद डिसिप्लिन्स या मजीद डिवीजन आपको देखने को मिलती है। क्या क्या देखने को मिलती है? एक होती है मेडिकल फार्माकोलॉजी। जो सिंपल फार्माकोलॉजी, इसका मतलब ये होता है कि आप ड्रग्स की एक्शन को देख रहे हो, ड्रग्स की स्टडी कर रहे हो, बायोलॉजिकल सिस्टम। यहाँ पे एनिमल्स भी देखने को मिल सकते हैं, मे बी प्लांट्स भी देखने को मिल सकते हैं, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स, बायोलॉजिकल सिस्टम। लेकिन जब हम मेडिकल फार्माकोलॉजी की बात करते हैं तो उसका मतलब हम रिस्ट्रिक्ट हो जाती है ह्यूमंस की तरफ। यहाँ पर हमने ड्रग्स के एक्शन को, ड्रग्स के इफेक्ट को, ड्रग्स के पॉजिटिव इफेक्ट को, ड्रग्स के नेगेटिव इफेक्ट को ह्यूमंस के ऊपर देखना है। तो मेडिकल फार्माकोलॉजी के अंदर आप जो ह्यूमंस के ऊपर आप ड्रग्स के इफेक्ट को देखते हो। ठीक हो गया। स्पेसिफिकली हम डिज़ायरेबल इफेक्ट को देखते हैं, डिज़ायरेबल या बेनिफिशियल इफेक्ट को। और अगर हम इसी बायोलॉजिकल सिस्टम के ऊपर हम ड्रग्स के अनडिज़ायरेबल इफेक्ट को देखें, नेगेटिव इफेक्ट को देखें, साइड इफेक्ट को देखें, तो उसको बोलते हैं टॉक्सिकोलॉजी। इसी तरह जो फार्माकोलॉजी की दो बेसिक प्रिंसिपल्स होती है, क्योंकि आपको पता है कि फार्माकोलॉजी में सिर्फ ड्रग्स ही होती है। तो ड्रग्स ने बॉडी के साथ इंटरेक्शन करना है, यानी ये ड्रग्स होगी और ये आपको बॉडी नज़र आ रही होगी। तो कुछ काम ड्रग बॉडी के साथ करेगी और कुछ काम बॉडी ड्रग के साथ करेगी। तो जो ड्रग का एक्शन होता है बॉडी के ऊपर, तो उसको बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक्स, और जो बॉडी का ड्रग के ऊपर एक्शन होता है उसको बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। अब इसको याद कैसे करना है? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक्स में कौन सी चीज़ किसके ऊपर एक्शन करेगी, फार्माकोडायनेमिक्स में कौन सी चीज़ किसके ऊपर एक्शन करेगी। बहुत ज़्यादा ईजी है। फार्माकोडायनेमिक्स, डायनेमिक्स में डी आ रहा है, ठीक है। तो डी आ रहा है तो उसका मतलब ड्रग्स काम स्टार्ट करेगी किसके ऊपर? बॉडी के ऊपर। ठीक हो गया। तो फार्माकोकाइनेटिक्स को आप देख सकते हो, उसमें बॉडी ड्रग के ऊपर एक्शन करती होती है। तो जो नेचर ऑफ द ड्रग्स या फार्माकोलॉजी को हम बेसिक दो प्रिंसिपल्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। एक होता है फार्माकोडायनेमिक्स, यानी जो ड्रग्स हमारी बॉडी के ऊपर क्या क्या एक्शन करती है, फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक हो गया। इसके साथ साथ हमने इस चैप्टर के अंदर जो ड्रग की डेवलपमेंट और ड्रग की रेगुलेशन को भी देखना है कि ड्रग की सेफ्टी क्या होती है, कितनी सेफ्टी या टॉलरेबल रेंज होती है, एफिकेसी यानी उसकी पोटेंसी क्या होती है, एनिमल के ऊपर टेस्टिंग क्या है, क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होती है, पेटेंट और जेनेरिक ड्रग्स, तो ये भी हमने देखनी है इस चैप्टर के अंदर। जो फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब ड्रग्स बॉडी के साथ इंटरेक्ट कर रही है, और ड्रग ने जब अपना एक्शन करना होता है तो वो एक स्पेसिफिक रिसेप्टर पे जाके बाइंड करती है, और इस स्पेसिफिक रिसेप्टर पे बाइंड करने के बाद इसका एक्शन होगा। तो वहाँ पे हम रिसेप्टर को देखेंगे, रिसेप्टर की साइड्स को देखेंगे। इसके साथ कुछ ऐसी साइड्स भी होती है जो फंक्शन नहीं करती होती, लेकिन ड्रग को कैरी करती है, कैप्चर करती है, तो उसको बोलते हैं इनर्ट बाइंडिंग साइट। कौन सी साइट? इनर्ट बाइंडिंग साइट। फिर इसके बाद हम फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ेंगे। फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर हम बेसिकली हम 5 प्रिंसिपल्स देखते होते हैं, लेकिन यहाँ पर लिपनकॉर्ट के मुताबिक यहाँ पर 4 प्रिंसिपल्स होते हैं, लेकिन कैटसन में 5। लिपनकॉर्ट के अंदर मैं आपको फार्मूला बताया था ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन। लेकिन फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर आपको मूवमेंट ऑफ ड्रग्स इन द बॉडी भी देखने को मिलेगा कि हम जिस रूट से ड्रग को एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो वो वहाँ से मूव करते हुए कहाँ पे पहुँचेगी, अपने एब्जॉर्प्टिव साइट के ऊपर। फिर जब एब्जॉर्प्शन हो जाएगी उसकी, तो फिर एब्जॉर्प्शन होने की वजह से प्लाज्मा में पहुँच गई। प्लाज्मा में पहुँचने के बाद इसने प्री टारगेट टिश्यू या इंटरस्टिशियल फ्लूइड या इंट्रासेलुलर फ्लूइड की तरफ पहुँच जाना है। फिर इसके बाद इसकी किसी न किसी ऑर्गेन के मेटाबोलाइज करना है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। स्पेसिफिकली इसकी एग्जांपल होती है लीवर, या कभी कभार किडनी भी मेटाबॉलिज्म के अंदर पार्टिसिपेट करती है। फिर इसके बाद हमने ड्रग को एलिमिनेट कराना है, और एलिमिनेशन के लिए जो एलिमिनेटरी रूट होते हैं, एलिमिनेशन वाले रूट होते हैं, वो आपको यूरिन, बाइल, टीयर्स, ब्रेस्ट मिल्क, सलाइवा, स्वेट, फीसेस देखने को मिलते हैं। ठीक हो गया। तो ये तो हमने इस चैप्टर का बेसिक स्केच हो गया। अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं नेचर ऑफ ड्रग्स से। तो नेचर और ड्रग स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको बिग कैटसन से रेफरेंस दे देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टेबल बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर आपको दो टाइप की टॉक्सिकोलॉजी और फार्माकोलॉजी देखने को मिलेगी। मैंने कहा था कि वो फार्माकोलॉजी जो सिर्फ पेशेंट के लिए या ह्यूमंस के लिए रिस्ट्रिक्टेड होती है, तो उसको बोलते हैं हम मेडिकल फार्माकोलॉजी। और एक वो फार्माकोलॉजी जो सिर्फ इन्वायरमेंट के लिए या
तमाम बायोलॉजिकल सिस्टम के ऊपर अप्लाई होती है, तो उसको हम एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी बोल देते हैं, ठीक हो गया। या स्पेसिफिकली एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी के अंदर हम ह्यूमन को एक्सक्लूड कर देंगे, पेशेंट को एक्सक्लूड कर देंगे। तो जो केमिकल या ड्रग लिया, ड्रग ने पेशेंट ने उसको लिया और पेशेंट लेने के बाद उसको डिफरेंट टारगेट तक पहुंचा दिया, मतलब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और टारगेट टिश्यू तक पहुंचा दिया। तो ये जो एक्शन है पेशेंट का या ह्यूमन का या बॉडी का ड्रग के ऊपर, तो उसको बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक। अब टारगेट टिश्यू पे पहुंचने के बाद ड्रग ने किसी न किसी रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करना है, रिसेप्टर पे इंटरेक्ट करने के बाद इसने कोई ना कोई अपना थेरापेटिक इफेक्ट देना है। अब इसके थेरापेटिक इफेक्ट दो तरह के हो सकते हैं कि या तो उसने अगर नॉर्मल टिश्यू पे जाके बाइंड किया और नॉर्मल टिश्यू पे बाइंड करने के बाद उसने कुछ ज़्यादा इफेक्ट दे दिया, तब भी हमें टॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। या फिर उसने ऐसे टारगेट के ऊपर जाके एक्शन किया जो हमारे इंटेंशन वाले नहीं थे, जो हमारे टारगेट नहीं थे, जो मेन नहीं थे, तो उसने दूसरा टारगेट पे जाके बाइंड करना शुरू कर दिया, तब भी हमें टॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। चूंकि ड्रग ने रिसेप्टर पे जाके काम करना शुरू किया है, तो उसको बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। और इसकी वजह से अगर टॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिल रहा है, तो उसको बोलते हैं टॉक्सिकोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको? टॉक्सिकोलॉजी। इसके बाद आपको इस साइड के ऊपर कुछ ऐसी ड्रग्स नज़र आ रही होगी जो एनवायरनमेंट पे जाके काम करती है, मतलब तमाम ऑर्गेनिज्म पे जाके काम करती है और एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा लेता है फूड चेन के फॉर्म में, तो हमें दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी शायद में भी टॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिले। तो इस टाइप की टॉक्सिकोलॉजी को बोलते हैं एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी। इसके बाद हम देख लेते हैं हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी, जो आपने पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप उसको छोड़ सकते हो। इसके बाद है जनरल प्रिंसिपल ऑफ फार्माकोलॉजी या नेचर ऑफ ड्रग्स। तो यहाँ पर आपको पहले लिखा होगा ड्रग की डेफिनेशन कि ड्रग होती क्या है। ड्रग एक ऐसा सब्सटेंस जो किसी एक चेंज प्रोड्यूस करता है हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर किसी केमिकल एक्शन के जरिए या केमिकल रिसेप्टर पर जाके बाइंड करने की वजह से कोई ना कोई एक्शन कॉज करता है, तो उसको बोलते हैं ड्रग। तो ड्रग की आपने डेफिनेशन को यहाँ से नोट कर लेना है। अब डिपेंडिंग अपॉन ड्रग हमारे टारगेट टिश्यू को एक्टिवेट करती है या फिर इनहिबिट करती है, तो फिर ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी हम ड्रग को दो में डिवाइड करते हैं। कुछ ऐसी ड्रग होती है जो हमारे टारगेट टिश्यू को एक्टिवेट कर देती है, बायोलॉजिकल सिस्टम को एक्टिवेट करती है, तो उसको बोलते हैं एगोनिस्ट या एक्टिवेटर। कुछ ऐसी होती है जिन्होंने हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम को इनहिबिट करना है, तो उसको बोलते हैं एंटागोनिस्ट हो गया। और जिस टारगेट रिसेप्टर के जरिए या जिस टारगेट मैक्रोमोलेक्यूल के जरिए ड्रग काम करती है उसको बोलते हैं रिसेप्टर्स, ठीक है, रिसेप्टर्स। अब जो एंटागोनिस्ट होते हैं, अब इनको मजीद दो में डिवाइड कर देते हैं डिपेंडिंग अपॉन वो किस एजेंट के साथ वो इंटरफेयर कर रहे हैं। कुछ होते हैं जो किसी केमिकल के साथ कर रहे होते हैं, दूसरे केमिकल के साथ या दूसरी ड्रग के साथ, तो उसको बोलते हैं केमिकल एंटागोनिस्ट। जिस तरह आपने नाम सुना होगा कि जो ऑक्साइंस होती है वो ऑर्गेनोफॉस्फेट के साथ करती है, इंटरेक्ट करती है। कुछ ऐसी एजेंट्स होती है जो वाटर के साथ इंटरेक्ट करते होते हैं, तो हम इसको हमने डायूरेटिक्स के अंदर पढ़ना है, ठीक हो गया। अब ड्रग्स कहाँ-कहाँ से सिंथेसाइज़ हो सकती है? कुछ ऐसी होती है जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज़ कर सकती है, जिस तरह हार्मोन्स नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन जो सिंथेटिक हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, वो भी बिल्कुल ऐसी ही होती है, जिस तरह नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन जैसी होती है। इसके साथ कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज़ नहीं करती, बल्कि हम खुद ही सिंथेसाइज़ करते हैं और हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल वो नए होते हैं, फ़ॉरेन होते हैं, तो इनको बोलते हैं हम ज़ीनोबायोटिक्स। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट डेफिनिशन आपने नोट करनी है, वो है पॉइज़न्स की। तो पॉइज़न्स ऐसी ड्रग्स या ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे केमिकल्स जो टॉक्सिक इफेक्ट कॉज़ करते हैं, तो उसको बोलते हैं पॉइज़न्स। अब पॉइज़न्स को 2 में डिवाइड करते हैं। एक वो पॉइजन्स जो आप बायोलॉजिकल ओरिजिन यानी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म प्लांट्स और एनिमल से सिंथेसाइज करते हो या वहाँ से डिराइव करते हो, तो उनको बोलते हैं टॉक्सिन्स। जबकि ऐसे पॉइजन्स जो आप किसी इनऑर्गेनिक मटेरियल से जमा करते हो, जिस तरह लेड और आर्सेनिक, तो उनको बोलते हैं इनऑर्गेनिक पॉइजन्स। और पॉइजन्स ऐसी ड्रग्स जो हम कह सकते हैं जिनका हार्मफुल साइड इफेक्ट या टॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिलता है। और ये हमने कहा था कि ये दो तरह की होती है, बायोलॉजिकल टॉक्सिन या सिंपल टॉक्सिन, दूसरा इनऑर्गेनिक पॉइजन्स। अब तो नेचर ऑफ ड्रग हो गया। अब इसके बाद देख लेते हैं फिजिकल नेचर ऑफ ड्रग। फिजिकल नेचर ऑफ ड्रग कि ड्रग की फिजिकल नेचर क्या है, क्योंकि ड्रग ने किसी न किसी रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करना है, तो उसके पास कोई ना कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो फिर इसकी फिजिकल नेचर को हम यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। कि तो ड्रग्स का जो साइज होता है, ड्रग का साइज तकरीबन हम कह सकते हैं कि ये रेंज वेरी करता है, ठीक है, लिथियम से लेकर थ्रोम्बोलिटिक एंजाइम, एंटीबॉडीज या फिर प्रोटीन, यहाँ तक कि प्रोटीन भी ड्रग के जैसे काम करती है, ठीक हो गया। अब जो ड्रग्स का जो साइज़ या मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक हो गया, वो इनकी एब्ज़ॉर्प्टिव पावर को डिटरमाइन करता है। मिसाल के तौर पे ऐसी ड्रग्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट आपको 100 से कम देखने को मिलता है, वो सिलेक्टिव होती है और उनकी एब्ज़ॉर्ब होने की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन जिनका मॉलिक्यूलर वेट आपको 1000 से भी ज़्यादा देखने को मिलता है, तो उनकी एब्ज़ॉर्प्टिव पावर और डिस्ट्रीब्यूशन पावर दोनों की दोनों ना होने के बराबर होती है, ठीक हो गया। इसके बाद है ड्रग रिसेप्टर बॉन्ड्स कि ड्रग ने किसी रिसेप्टर के साथ बाइंड करना है, तो वहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड देखने को मिलता है। तो वहाँ पर आपको कोवलेंट बॉन्ड नहीं बल्कि आपको वहाँ पर डिफरेंट वैरायटी के बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं। जो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, जो इरिवर्सिबल नेचर का होता है, ठीक हो गया। जो इरिवर्सिबल जो नॉन कॉम्पिटिटिव ड्रग्स होती है वो नॉन कोवलेंट बॉन्ड बनाती है, सॉरी कोवलेंट बॉन्ड बनाती है जो वेरी स्ट्रॉन्ग होता है। इसके बाद दूसरा है वीकर रिवर्सिबल इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड। इसके बाद सबसे जो वीकर इंटरेक्शन होती है वो हाइड्रोजन, इसके बाद वान डेर वाल्स और हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स। तो आपने इनके बॉन्ड्स को आप अच्छी तरह अंडरलाइन कर लेना कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इरिवर्सिबल कोवलेंट, इसके बाद रिवर्सिबल इलेक्ट्रोस्टैटिक या आयोनिक बॉन्ड, और इसके बाद जो वीकर इंटरेक्शन है हाइड्रोजन, वान डेर वाल्स और हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स, ठीक हो गया।
इसके बाद फार्माकोडायनामिक के प्रिंसिपल्स मिनी कैटसन के अंदर आते हैं। तो देखते हैं बिग कैटसन के अंदर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ड्रग का साइज लिखा हुआ है जो हम यहाँ पे बता चुका था कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो लिथियम आयन जिसका मॉलिक्यूलर वेट आपको 7 देखने को मिलता है, और सबसे बड़े आपको जैसे कोई एंजाइम्स बताया था जैसे टीपी है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, जिसका मॉलिक्यूलर वेट आपको 59,000 तक देखने को मिल सकता है। ठीक हो गया। और हमने ये भी कहा था कि वहाँ से जो मिनी कैटसन के अंदर हमने नोट किया था कि ऐसे ड्रग्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट आपको 1000 से भी ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है, वो ज़्यादा डिफ्यूज़ नहीं कर पाती, मतलब इनकी परमिएशन पावर या डिस्ट्रीब्यूशन पावर ना होने के बराबर होती है, इनकी एब्जॉर्प्टिव पावर भी नहीं होती। जबकि ऐसे ड्रग्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट हम 100 तक कह सकते हैं, तो वो सिलेक्टिव होती है, जहाँ तक हमें इनको पहुँचाना होता है। मिसाल के तौर पर हमें इनको प्लाज्मा तक पहुँचाना है, टारगेट टिश्यू तक पहुँचाना है, तो वहाँ तक ये पहुँच जाती है। इसके बाद जो ड्रग्स की रिएक्टिविटी, तो मैंने आपको बताया था कि जो बॉन्ड्स कौन-कौन से थे, कोवेलेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक, और यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ हाइड्रोफोबिक। कोवेलेंट का वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और ये इरिवर्सिबल होता है, ठीक है, इरिवर्सिबल होता है। और यहाँ पर वो एग्जाम्पल भी दे रहा है, जो एस्प्रिन और जो साइक्लोऑक्सीजनेस इसके दरमियान जो बॉन्ड होता है वो इसी वैरायटी का होता है, कोवेलेंट बॉन्ड जैसा होता है। ठीक हो गया, जिसकी वजह से प्लेटिलेट की एग्रीगेशन को ब्लॉक करती है एस्प्रिन। इसके बाद दूसरा जो टाइप का बॉन्ड है वो आपको देखने को मिलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड ये सबसे ज़्यादा कॉमन होता है और ये रिवर्सिबल होता है, इसके एक्शन को आप रिवर्स कर सकते हो। ठीक हो गया, और ये वीकर होता है। इसके बाद हाइड्रोफोबिक बॉन्ड जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। ठीक हो गया, और ये उन ड्रग्स के दरमियान में होती है, उन ड्रग्स और रिसेप्टर के दरमियान जिनकी नेचर लिपोफिलिक होती है। ठीक हो गया, और ये जैसे लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स और लिपिड्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में आपको इंटरेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, आपने इनको इस तरह से याद रखना है। इसके बाद है ड्रग्स की शेप, कि ड्रग्स की शेप भी डिटरमिन करती है रिसेप्टर की बाइंडिंग के साथ। ठीक हो गया, और एक टाइप का आपने आइसोमेरिज्म याद किया होगा जिसको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म और कायरलिटी या कायरल कार्बन, के वो कार्बन जो डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच होती है तो उसको बोलते हैं कायरल कार्बन। और यहाँ पे कुछ एनएंशियोमर्स भी देखने को मिलती है, तो फिर आप इस टॉपिक को आप छोड़ भी सकते हो। इसके बाद अगर हम मिनी कैप्सूल की तरफ आते हैं तो फिर वहाँ पे आपको फार्माकोकाइनेटिक प्रिंसिपल देखने को मिलते हैं। फार्माकोकाइनेटिक प्रिंसिपल का मतलब होता है कि जो हमारी बॉडी ड्रग के साथ कर रही है। यहाँ पर आपको हमने कहा था कि 5 फार्माकोकाइनेटिक प्रिंसिपल देखने को मिलती है। पहला है मूवमेंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी, के ड्रग हमारी बॉडी में किस तरह से मूव करती है। फिर इसके बाद एब्जॉर्ब होकर ब्लड में आ गई, ब्लड में आने के बाद हमारी टारगेट टिश्यू या इंटरस्टिशियल फ्लूइड की तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगी। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद इसकी मेटाबॉलिज्म होनी है। मेटाबॉलिज्म होने के बाद हमारी बॉडी इसको एलिमिनेट करेगी। तो जो मूवमेंट ऑफ द ड्रग्स है, यानी ड्रग्स की हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट होना, तो वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। पहला है परमिएशन, कि परमिएशन का मतलब होता है कि किसी मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेना, ठीक है, या किसी बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट या बैरियर को क्रॉस कर लेना। जैसे एक्वस डिफ्यूजन हो गया। एक्वस डिफ्यूजन का मतलब अब वाटरी इन्वायरमेंट को क्रॉस करना। लिपिड डिफ्यूजन लिपिड सॉल्युबल इन्वायरमेंट को क्रॉस करना, या इसके अलावा कुछ स्पेशलाइज्ड कैरियर्स होती है, या एंडोसाइटोसिस। तो हम पहले परमिएशन को यहाँ से देख लेते हैं। तो परमिएशन का क्या मतलब होता है, मूवमेंट ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स इनटू और विद इन बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, के बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट के अंदर या बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट के दरमियान में ही ड्रग का मूव करना। एक होती है एक्वस डिफ्यूजन। एक्वस डिफ्यूजन का मतलब ड्रग मूव कर रही है एक्वस इन्वायरमेंट के जरिए। ठीक हो गया, यानी ये वाटरी एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर सेल के बाहर, इंट्रा सेलुलर सेल के अंदर। ठीक हो गया, और आपको पता है कि जो कैपिलरीज होती है, फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज होती है, वहाँ पे आपको छोटे-छोटे पोर्स होती हैं, तो वो एक्वस डिफ्यूजन प्रोवाइड कर सकती है। जो एक्वस डिफ्यूजन होती है पैसिव होती है, यानी यहाँ पे आपको किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये फिक्स प्रिंसिपल को फॉलो करती है। फिक्स प्रिंसिपल आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि जो डिफ्यूजन का रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट के। जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा जो रेट ऑफ मूवमेंट या परमिएशन उतनी ज़्यादा होगी। तो परमिएशन या रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, डिफ्यूजन रेट ऑफ मूवमेंट, तो वो डिपेंड करती है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट के। दूसरा, ये परमिएबिलिटी कोफिशिएंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, परमिएट कर सकती है। मिसाल के तौर पर जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होती है वो हमारी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती है, लेकिन वाटर सॉल्युबल ड्रग्स सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती। इसके बाद थिकनेस की, अगर जो थिकनेस काफ़ी ज़्यादा है बैरियर मेम्ब्रेन की, तो फिर इसकी वजह से जो रेट ऑफ मूवमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। इसके साथ है क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा मूवमेंट होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो जो एक्वस डिफ्यूजन का क्या मतलब हुआ, मूवमेंट ऑफ ड्रग थ्रू द वाटरी एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर स्पेसेस। ठीक है, और आपको पता है एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर आपको वाटर 90% या 99% देखने को मिलता है। लिपिड सॉल्युबल का मतलब लिपिड डिफ्यूजन का मतलब होता है कि यहाँ पे ड्रग मूव कर रही है लिपिड बाइलियर मेम्ब्रेन या लिपिड बैरियर से क्रॉस कर रही है, और यहाँ पे भी आपको फिक प्रिंसिपल देखने को मिलता है। इसमें भी फिक प्रिंसिपल, इसमें भी फिक प्रिंसिपल, यानी यहाँ पे आपको जो उसकी परमिएबिलिटी या रेट ऑफ मूवमेंट है कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, परमिएबिलिटी कोफिशिएंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस। इसके बाद है ट्रांसपोर्ट बाय स्पेशल कैरियर्स।
क्योंकि कुछ ऐसे कैरियर्स होते हैं वो ड्रग को कैरी करती होती है। मिसाल के तौर पे कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जैसे वाटर सॉल्युबल ड्रग्स होती है, वो लिपिड बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती, या लिपिड बैरियर वाली ड्रग्स होती है वो वाटर सॉल्युबल बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती। तो फिर ऐसी ड्रग्स जो मेम्ब्रेन को डिफ्यूज नहीं कर सकती डायरेक्टली, तो फिर इनको कैरी करने के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड कैरियर प्रोटीन होती है। और ये वाली जो होती है ये फिक प्रिंसिपल को डिटरमिन नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर जो मूवमेंट हो रही है वो कैरियर प्रोटीन करवा रही है। यहाँ पे कोई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या परमिएबिलिटी कोएफिशिएंट एरिया की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट है वो प्रोटीन ही सारा काम कर रही है। और यहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम देखने को मिलती है। ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम का मतलब होता है कि अगर ड्रग का ड्रग अगर ज़्यादा हो गया, ड्रग की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो फिर एक स्टेट ऐसी आती है कि जहाँ पर रिसेप्टर सारे के सारे ऑक्यूपाई हो जाते हैं। तो फिर मजीद ड्रग के कंसंट्रेशन बढ़ाने से आगे ड्रग का एक्शन नहीं बढ़ पाता। मतलब यहाँ पे आपको एक सैचुरेशन या ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम देखने को मिलता है। इसकी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे आयंस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप, न्यूरोट्रांसमीटर्स को करने के लिए जैसे सेरोटोनिन को रीअपटेक करने के लिए नोरापिनेफ्रिन को, मेटाबोलाइट्स को, ग्लूकोज को। ठीक हो गया। इसके बाद है एंडोसाइटोसिस। ठीक है, अब एंडोसाइटोसिस उन ड्रग्स के लिए होती है, उन प्रोटीन के लिए होती है जिनका साइज काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और ना वो कैरियर से क्रॉस कर सकती है, ना ही वो किसी एक्वस या लिपिड डिफ्यूजन के जरिए कर सकती है। चलो, प्रोटीन को कैरी करने वाला या प्रोटीन को कैप्चर करने वाला जो मैकेनिज्म होता है, अंदर लेके आना सेल के, तो उसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, और बाहर लेके जाना तो उसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। इसी के साथ साथ जो कुछ पोलर सब्सटेंस होते हैं, विटामिन B12 हो गया और आयरन हो गया, ठीक है, उनकी अब्सॉर्प्शन भी इसी तरह से होती है। जो विटामिन B12 होता है वो कंबाइन करता है इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ, और आयरन कंबाइन करती है ट्रांसफेरिन के साथ, और दोनों के दोनों प्रोटीन है। उनको कैरी करने वाला जो मैकेनिज्म होगा, सेल के अंदर लेके जाने वाला वो होगा एंडोसाइटोसिस, और सेल को बाहर निकालने वाला वो एक्सोसाइटोसिस। जिस तरह न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज होती है वो एक्सोसाइटोसिस से ही होती है। इसके बाद है फिक लॉ। जो फिक लॉ ये बताता है कि जो रेट ऑफ मूवमेंट होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के, परमेबिलिटी कोएफिशिएंट के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है थिकनेस की, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के। मतलब जो ड्रग एब्जॉर्प्शन उस विसरा के अंदर या उस ऑर्गन के अंदर काफ़ी ज़्यादा होगी, जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, जिस तरह स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, या जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि जिसका मेम्ब्रेन बैरियर काफ़ी थिन होगा, जिस तरह लंग्स के अंदर है, स्किन के अंदर बैरियर काफ़ी ज़्यादा थिक होता है। तो इन शॉर्ट, अगर बैरियर जितना ज़्यादा थिन होगा या एरिया जितना ज़्यादा होगा, तो उतनी ज़्यादा ड्रग की एब्सॉर्प्शन होने के चांसेस या ड्रग की मूवमेंट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। अगर हम बिग कैटसन से देखते हैं तो फिर ये वाली चीज़ कहाँ पे लिखी हुई है, तो ये वाली जो चीज़ है फार्माकोकाइनेटिक प्रिंसिपल, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यहाँ पर यही दोबारा परमिएशन आ गया। परमिएशन, तो परमिएशन, ड्रग परमिएशन कहा गया कि डिफरेंट मैकेनिज्म के जरिए होती है। पैसिव डिफ्यूजन जो एक्वस और लिपिड मीडियम के जरिए, और इसी की तरह जो आपको कुछ एक्टिव डिफ्यूजन देखने को मिलती है जो कैरियर प्रोटीन या एंडोसाइटोसिस के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो हम यहाँ से भी देख लेते हैं ताकि आपके दोनों जगह से, मिनी कैटसन से और बिग कैटसन से, दोनों से रिवीजन हो सके। ठीक हो गया। तो जो पैसिव प्रोसेस होते हैं वो होते हैं एक्वस और लिपिड डिफ्यूजन या लिपिड मूवमेंट। लेकिन जो एक्टिव प्रोसेस होते हैं, जिस तरह कैरियर प्रोटीन का यूज़ करना, या इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। ठीक हो गया। जो एक्वस डिफ्यूजन होती है, एक्वस डिफ्यूजन हमारे जो लार्जर एक्वस कंपार्टमेंट होते हैं, जैसे इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट हो गया, साइटोसोल को हम इंट्रासेलुलर और इंटरस्टिशियल को हम एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट बोल सकते हैं। ठीक हो गया। और इसी के साथ-साथ आप ये भी कह सकते हो कि जो एपिथेलियल मेम्ब्रेन होती है, जो उसके टाइट जंक्शंस होते हैं, और एंडोथेलियल लाइनिंग होती है ब्लड वेसल्स की, वहाँ पे आपको एक्वस पोर्स देखने को मिलते हैं, वहाँ पे भी एक्वस डिफ्यूजन देखने को मिलती है। जो एक्वस डिफ्यूजन होती है वो फिक लॉ को डिटरमिन करती है। मतलब यहाँ पे जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट ज़्यादा होगा, उतने ज़्यादा ड्रग के मूवमेंट होने के या परमिएशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। और ऐसी ड्रग्स जो किसी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड कर लेती है, जैसे एल्ब्यूमिन को है, तो फिर वो वेस्कुलर पोर को क्रॉस नहीं कर सकती। इसी तरह अगर कोई ड्रग चार्ज है, तो फिर उसकी रिपल्शन या अट्रैक्शन ये भी डिटरमिन करती है ड्रग की परमिएशन को। इसके बाद है लिपिड डिफ्यूजन। अब लिपिड डिफ्यूजन ऐसी ड्रग के लिए इंपॉर्टेंट है जो लिपिड बैरियर को क्रॉस करती है, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर होता है। कैसे? क्योंकि आपको बहुत सारे लिपिड बैरियर्स देखने को मिलते हैं जो मेम्ब्रेन को या कंपार्टमेंट को सेपरेट करते हैं, जिस तरह इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट और साइटोसोल को सेपरेट करने वाला साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। ठीक हो गया। तो जो लिपिड बैरियर्स होते हैं ये एक्वस कंपार्टमेंट को सेपरेट करते हैं। तो एक कोएफिशिएंट बनता है जिसको बोलते हैं लिपिड एक्वस कोएफिशिएंट या लिपिड एक्वस पार्टीशन कोएफिशिएंट। ये डिटरमिन करता है कि कौन सी ड्रग किस तरह से एक्वस और लिपिड मीडिया के दरमियान से क्रॉस कर सकती है। और एक बात मैंने आपको पहले से बताई थी कि जो वही ड्रग क्रॉस कर सकती है मेम्ब्रेन को जो हम चार्ज फॉर्म में, अनचार्ज फॉर्म में होगी, क्योंकि जो चार्ज फॉर्म में होगी वो वाटर को अट्रैक्ट करेगी, जो अनचार्ज फॉर्म में होगी वो वाटर को अट्रैक्ट नहीं करेगी। और जो अनचार्ज फॉर्म थी वो हमने लिपर कॉर्ड से देखा था, तो वो कुछ इस तरह से नजर आ रही थी। जो वीक एसिड्स होती है और वीक बेस होती है, तो वीक एसिड अगर HA के फॉर्म में होगा, अनचार्ज फॉर्म में होगा, तो वो क्रॉस कर सकता है। इसी तरह जो बेस होता है, बेस अगर वो अनचार्ज फॉर्म में हो और वो प्रोटॉन को कैप्चर ना करे, तो फिर वो क्रॉस कर सकता है मेम्ब्रेन को। ठीक हो गया। यानी जो वीक बेस होता है, वीक
बेस और ये वीक एसिड। वीक बेस किस तरह से इसने प्रोटॉन को कैप्चर ना कर सका, जिसकी वजह से ये अनचार्ज ही रहेगा और ये मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकेगा। और वीक एसिड इस वजह से क्योंकि ये प्रोटॉन दे नहीं सकेगा, जब प्रोटॉन दे नहीं सकेगा तो ये चार्ज होगा ही नहीं, जब ये चार्ज होगा नहीं तो फिर ये मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, बॉडी कंपार्टमेंट क्रॉस कर सकता होता है। इसके बाद स्पेशलाइज्ड कैरियर्स होते हैं। कुछ स्पेशलाइज्ड कैरियर्स होते हैं जो किसी सब्सटेंस को मूव करवाते हैं, या तो उनको कराने के लिए कोई हम लिपिड या एक्वस मीडियम नहीं होता, या फिर ये भी कह सकते हैं कि वहाँ पर आपको कोई इनका साइज इतना ज़्यादा होता है कि वो डिफ्यूजन के जरिए क्रॉस नहीं कर सकता। यहाँ पर अगर आप इस डायग्राम में देखो तो इस डायग्राम के अंदर आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर ये आपको एक्वस डिफ्यूजन देखने को मिल रहा होगा एपिथेलियल टाइट जंक्शन के जरिए, और ये आपको नजर आ रहा होगा ये वाला लिपिड सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस करना है, तो फिर इसको बोलेंगे हम लिपिड डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? लिपिड डिफ्यूजन। और जो सी वाला आपको नजर आ रहा होगा, सी वाला ये किसी स्पेशलाइज्ड कैरियर के जरिए आपको परमिएशन देखने को मिल रही है। जो डी वाला है ये सेल के अंदर गया सब्सटेंस एंडोसाइटोसिस से और बाहर चला गया एक्सोसाइटोसिस के जरिए। तो हम पढ़ने वाले स्पेशलाइज्ड कैरियर्स को, तो अगर आप इस डायग्राम में देखो तो आपको स्पेशलाइज्ड कैरियर्स होंगे जो ड्रग को अंदर लेके जा रहे हैं और ड्रग को बाहर भी लेके जा रहे हैं। तो जो स्पेशलाइज्ड कैरियर्स होते हैं, ठीक है, ये दो मैकेनिज्म के जरिए काम कर सकते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। यहाँ पे कोई आपको पैसिव डिफ्यूजन नहीं होगी। जो पैसिव डिफ्यूजन थी वो इस केस के अंदर देखने को मिली थी, इस केस के अंदर, लेकिन जो कैरियर प्रोटीन की वजह से होती है वो पैसिव डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी हो सकती है, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि सब्सटेंस को आप किस कंसंट्रेशन की तरफ लेके जा रहे हो और आप एनर्जी को यूज कर रहे हो या नहीं यूज कर रहे हैं। तो जो स्पेशलाइज्ड जो ट्रांसपोर्टर होते हैं ये इंपॉर्टेंट है, अभी कैट संग तो आपने यहाँ से देख लेना है। एक होता है नोरेपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर। जो नोरेपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर है इसका मेन फंक्शन है नोरेपिनेफ्रिन को रीअपटेक कर लेना साइनैप्स से। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये डायग्राम से। अगर आप इस डायग्राम से देखो तो यहाँ पे नोरेपिनेफ्रिन रिलीज होता है यहाँ पर साइनेप्टिक लेफ्ट के अंदर। तो फिर नोरेपिनेफ्रिन अपना फंक्शन खत्म करने के बाद इसको रिमूव कराना है साइनेप्टिक लेफ्ट से, तो फिर इसको अपटेक कराने वाला एक होता है ट्रांसपोर्टर जिसको बोलते हैं नोरेपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर। तो ये नोरेपिनेफ्रिन को अपटेक करवाता है। इसी के साथ साथ सिरोटिनिन को भी अपटेक कराने वाला होता है, ठीक है, सिरोटिनिन को। और जो नोरेपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर इसको ब्लॉक करने वाली ड्रग्स है कोकीन और ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। आप देख सकते हो TCA ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट और कोकीन। जबकि जो सिरोटिनिन के लिए जो होता है रीअपटेक कराने वाला होता है सिरोटिनिन रीअपटेक ट्रांसपोर्टर, ठीक हो गया। इसको ब्लॉक करने वाले होते हैं सिलेक्टिव सिरोटिनिन रीअपटेक इनहिबिटर SSRI, इसका आपने नाम सुना होगा। जो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट वो भी इसको ब्लॉक कर सकते हैं। कुछ ऐसे ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जिन्होंने इसको सिक्रेटरी वेजिकल या स्टोरेज वेजिकल के अंदर डालना होता है। जिसका अगर आप इस डायग्राम में देखो कि जो डोपामीन होता है, डोपामीन को अंदर डालना है स्टोरेज वेजिकल के अंदर, तो वहाँ पे एक पंप होता है जिसको बोलते हैं VMAT, ठीक है, VMAT वेजिकुलर मोनोमीन ट्रांसपोर्टर, और इस पंप को इनहिबिट करने वाली रिजर्पिन होती है। इसी तरह कुछ ऐसे ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो जीनोबायोटिक्स को या ड्रग्स को बाहर भेज देती है। तो ये कैंसर के अंदर या डिफरेंट माइक्रोब्स के अंदर ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो हो गया स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्टर्स। इसी के साथ साथ हम लास्ट पढ़ लेते हैं एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब कि कोई ऐसे सब्सटेंस जो इतने ज़्यादा बड़े हो या क्रॉस ना कर सकते हो, परमिएट ना कर सकते हो, तो उनको सेल के अंदर एंट्रेंस प्रोवाइड करेगी एंडोसाइटोसिस से, उनको एग्जिट प्रोवाइड करेगी एक्सोसाइटोसिस से। और ये वाला जो मैकेनिज्म होता है ये एनर्जी डिपेंडेंट होता है। जो एक्सोसाइटोसिस ये बेसिक मैकेनिज्म है न्यूरोट्रांसमीटर की सिक्रेशन का। इसके बाद है फिक-लाउ डिफ्यूजन। जो फिक-लाउ डिफ्यूजन ये आपको नजर आ रहा होगा फार्मूला। तो ये वाला जो फ्लक्स है, मूवमेंट है, वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, एरिया, परमेबिलिटी कोएफिशिएंट और थिकनेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसके बाद आप इस पैराग्राफ को छोड़ भी सकते हो क्योंकि इसके अंदर काम की चीज़ नहीं है। इसके बाद जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट, आप इसकी वैल्यू को छोड़ सकते हो, लेकिन मैंने इस पूरे टेबल के ऊपर वीडियो बनाई है स्पेशल फार्माकोलॉजी फ्लैशबैक की, जिसके अंदर मैंने हर ड्रग का थोड़ा सा बताया कि ड्रग किस काम के लिए होती है। तो अगर आप जनरल ओवरव्यू चाहते हो तमाम ड्रग्स का, इन सब ड्रग्स का, कि आपको जनरली पता हो कि ड्रग्स करते क्या है, मे बी आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए इंपॉर्टेंट हो, तो आप इन वीडियो को देख सकते हो स्पेशल फार्माकोलॉजी फ्लैशबैक वाली वीडियो के अंदर, ठीक हो गया। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहाँ पे छुपी हुई है, वो है प्रोटोटाइप। ये जो वर्ड प्रोटोटाइप है इतनी मरतबा यूज़ होना कि आपको इसका अगर कंसेप्ट नहीं होगा तो फिर आप आगे भी इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो जो वर्ड प्रोटोटाइप है उसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसी है कि जैसे कि क्लास का कोई रिप्रेजेंटेटिव होता है, जैसा क्लास के CR होता है, GR होता है, जो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता होता है, ठीक हो गया। जो उसका बिहेवियर होगा उसका मतलब पूरी क्लास का बिहेवियर भी अच्छा होगा, यानी अगर CR का बिहेवियर अच्छा है तो पूरी क्लास का बिहेवियर अच्छा है, अगर CR का बिहेवियर सही नहीं है तो फिर पूरी क्लास का बिहेवियर सही नहीं है। तो जो रिप्रेजेंटेटिव ड्रग होती है किसी भी क्लास की उसको बोलते हैं प्रोटोटाइप ड्रग। जिस तरह अगर हम बात करते हैं सिम्पैथोमिमेटिक की, तो सिम्पैथोमिमेटिक जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्शन को स्टिमुलेट करती है, तो वहाँ पे हमें देखने को मिलती है नोरेपिनेफ्रिन, क्योंकि जो नोरेपिनेफ्रिन जैसा काम करेगी वैसे ही बाकी सारी ड्रग्स भी करेगी। हाँ, अगर जो दूसरी ड्रग्स होगी अगर उनके जो डिफरेंसेस होगी वो इसी प्रोटोटाइप से हम
कंपेयर करेगी और किसी ड्रग से कंपेयर नहीं करेगी। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया मिनी कैटसिंग से? तो अब तक हमने पढ़ लिया मूवमेंट ऑफ ड्रग्स। मूवमेंट ऑफ ड्रग्स के अंदर हमने ये देख लिया कि परमिएशन किन किन फैक्टर्स के ऊपर या परमिएशन किन किन मैकेनिज्म के जरिए हो सकती है, किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है। वो है फिक लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक हो गया। इसके बाद वाटर एंड लिपिड सॉल्युबिलिटी। तो वाटर और लिपिड सॉल्युबिलिटी का मैंने आपको बता दिया कि जो वीक एसिड होते हैं और वीक बेस वही मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। किस तरह से एच ए और बी की एग्जांपल दी थी मैंने लिपनकॉर्ड से। बाकी इस पैराग्राफ के अंदर आपको कोई भी चीज़ याद करने की जरूरत नहीं है। तो हमने देख लिया है मूवमेंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो एब्सॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स, लेकिन उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम मिनी कैटसिंग और बिग कैटसिंग साथ साथ दोनों को लेकर चल रहे हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो मे भी आपको बिग कैटसिंग पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आप मिनी कैटसिंग से सब कुछ देख लोगे और बिग कैटसिंग से जो मैं चीज़ें आपको अंडरलाइन करवा रहा हूँ आप उनको अंडरलाइन करते रहना। तो ये था बेसिक ओवरव्यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक बेशक ना करना, लेकिन प्लीज़ चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।